नमस्कार। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े उन 12 शानदार किलों की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं, जिन्हें हाल ही में मतलब 12 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल। ये सिर्फ आप कह सकते हैं एक सम्मान नहीं है, बल्कि 17वीं सदी के हिंदुवी स्वराज की वो गूंज है जिसे अब दुनिया मान रही है, पहचान रही है। सही बात है। तो आज हम यही खंगालेंगे कि भाई ये किले कौन से हैं, इनमें ऐसा खास क्या है, और ये जो यूनेस्को की मोहर लगी है इसका असल मतलब क्या है। क्योंकि ये किले महज पत्थर तो है नहीं, ये तो साहस, रणनीति और स्वराज की एक पहचान है। तो कौन से हैं ये 12 किले? लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, लिस्ट अच्छी खासी है। इसमें देखिए, सल्हेर है, शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, खंडेरी, सिंधुदुर्ग। ये 11 तो हो गए महाराष्ट्र में जी। और एक है तमिलनाडु का जिंजी किला। हाँ, मतलब काफी फैली हुई विरासत है ये। बिल्कुल। और जो दिलचस्प बात है, यूनेस्को ने इन्हें अलग अलग नहीं देखा। अच्छा। इन्हें एक समूह के तौर पर मराठा सैन्य परिदृश्य या मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स नाम दिया है। मराठा सैन्य परिदृश्य। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ किलों की इमारतें नहीं हैं। ये असल में 17वीं से 19वीं सदी के दौरान की पूरी मराठा युद्ध नीति, रणनीति भी। हाँ, रणनीति, उनकी वास्तुकला और उनकी जो सांस्कृतिक सोच थी, जो सह्याद्री पहाड़ों में, कोंकण तट पर, दक्कन के पठार पर फैली हुई थी, ये उन सब का एक मिलाजुला नजारा पेश करते हैं। अच्छा। इसी चीज को, इसी उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य मतलब आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू को मान्यता मिली है। ये किले एक तरह से एक नेटवर्क थे। समझ गई। मतलब सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि उनका पूरा सिस्टम, उनकी लोकेशन, उनकी रणनीति, ये सब मिलकर अहम है। बिल्कुल। कुछ किलों की बात करें तो उनका महत्व तो शायद हम सब जानते हैं, जैसे शिवनेरी, शिवाजी महाराज का जन्म स्थान, या फिर रायगढ़, वो तो राजधानी बनी और वहीं उनका राज्याभिषेक हुआ, मराठा साम्राज्य का दिल कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और प्रतापगढ़ को कैसे भूल सकते हैं, जहां अफजल खान वाली घटना हुई। हाँ, वो तो बहुत निर्णायक थी। वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, उसने मराठा शक्ति की थाक जमा दी थी। वो एक तरह से नींव का पत्थर साबित हुई। और फिर वो तटीय किले भी हैं, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग। हाँ, वो दिखाते हैं कि शिवाजी महाराज की सोच कितनी दूरदर्शी थी। सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर पर भी नजर थी। मतलब नौसेना। बिल्कुल, एक मजबूत नौसेना की नींव रखी उन्होंने। ये जो तटीय किले हैं, ये उसी समुद्री ताकत के प्रतीक हैं। और ये तमिलनाडु वाला किला जिंजी, उसे पूर्व का ट्रॉय भी कहते हैं शायद, वो कैसे इस लिस्ट में आया? हाँ, जिंजी का जुड़ना इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। उसे देखिए, कूटनीति और युद्ध कौशल दोनों से जीता गया था। और ये दिखाता है कि मराठा प्रभाव सिर्फ महाराष्ट्र तक ही नहीं था, वो दक्षिण भारत तक फैला था। अच्छा। जी, ये किला मराठा रणनीति की जो अनुकूलन क्षमता है, मतलब अलग भूगोल, अलग तरह की चुनौतियां, लेकिन फिर भी कामयाब रहे, उसका भी प्रतीक है। इन किलों को देखकर शिवाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध नीति की बात हमेशा होती है। तो क्या इन किलों की बनावट या उनकी लोकेशन में कुछ खास है जो इस रणनीति को सपोर्ट करता था? निश्चित रूप से। आप देखिए, ज्यादातर किले कहाँ बने हैं? सह्याद्री की दुर्गम पहाड़ियों पर। हाँ बिल्कुल, पहुंचना ही मुश्किल। एकदम। उनकी लोकेशन ही ऐसी चुनी गई थी कि दुश्मन के लिए उन तक पहुंचना या उन्हें घेरना बहुत मुश्किल हो। कम सेना और कम संसाधनों में भी बड़ी सेनाओं को रोकने की ताकत थी इनमें। और ये सिर्फ बचाव के लिए नहीं थे, ये अचानक हमले करने के लिए, मतलब छिपकर वार करने के लिए भी बेहतरीन ठिकाने थे। अच्छा, ऑफेंसिव भी। हाँ, यही तो गुरेला युद्ध का मूल मंत्र है, अपने भूगोल का, अपने इलाके का चतुराई से इस्तेमाल करना। सही बात है। और इन किलों ने सिर्फ दुश्मनों को नहीं रोका, इन्होंने मुगलों और आदिल शाही जैसी बड़ी ताकतों को कड़ी टक्कर दी। और साथ ही हिंदवी स्वराज्य का जो विचार था, स्वभाषा, स्वसंस्कृति, स्वशासन, उसको मजबूती दी, उसको पोषित किया। और इनमें सिर्फ सैनिक पहलू ही नहीं था शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें सांस्कृतिक पहलू भी गहरे जुड़े थे, जैसे प्रतापगढ़ का भवानी मंदिर है या शिवनेरी का शिवाई माता मंदिर। ये दिखाते हैं कि आस्था और संस्कृति भी इन किलों से कितनी गहराई से जुड़े थे। और अब ये भारत की 44वीं यूनेस्को विश्व धरोहर बन गए हैं, तो इस मान्यता का असर क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक सम्मान की बात है या इसके कुछ ठोस फायदे भी हैं? नहीं, ये सिर्फ सम्मान नहीं है, इसके बहुत गहरे और ठोस मायने हैं। जैसे? सबसे पहला और सबसे जरूरी है संरक्षण, कॉन्जर्वेशन। अच्छा, रख रखाव। हाँ, अब इन किलों का रख रखाव अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होगा। देखिए, पहले इनके रख रखाव को लेकर चिंताएं थीं।
राज ठाकरे जैसे नेताओं ने भी आवाज उठाई थी कि ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, सुना था मैंने। तो अब यूनेस्को टैग मिलने से उम्मीद है कि बेहतर फंड मिलेगा, बेहतर तकनीक आएगी, विशेषज्ञता बढ़ेगी। मतलब अब इन किलों की देखभाल पहले से बेहतर हो पाएगी, ये तो अच्छी बात है। और क्या असर हो सकता है? दूसरा बड़ा असर होगा पर्यटन पर, टूरिज्म। हाँ, वो तो हो गए। जब कोई जगह वर्ल्ड हेरिटेज बनती है तो दुनिया भर के पर्यटकों का ध्यान उधर जाता है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा, रोजगार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर कहा कि ये मराठा सुशासन उनकी सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। जी। और एक और बात, ये मान्यता मराठी और तमिल संस्कृतियों के बीच जो ऐतिहासिक जुड़ाव है उसे भी सामने लाती है। जिंजीचिला उसी का प्रतीक है। हाँ, ये दिलचस्प कनेक्शन है। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि ये हमारी आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को अपनी विरासत की भव्यता, उसकी कहानी और उसके पीछे की जो सोच थी उससे जोड़ने का एक बेहतरीन मौका है। तो कुल मिलाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के ये 12 किले अब सिर्फ महाराष्ट्र या भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है। ये पत्थर नहीं बल्कि हिंदवी स्वराज्य की जीती जागती कहानियां है, साहस की, रणनीति की, स्वाभिमान की कहानी। बिल्कुल। और अंत में एक विचार शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बताइए। कि इन किलों को सिर्फ इमारतें न मानकर या एक पूरे सैन्य परिदृश्य के तौर पे देखना, या ये हमारी विरासत की जो पारंपरिक समझ है उसको कैसे बदलता है। मतलब विरासत सिर्फ खूबसूरत इमारतें या खंडहर नहीं। हाँ, अक्सर हम वहीं तक सोच पाते हैं, पर यह मान्यता शायद हमें ये सिखाती है कि रणनीति, भूगोल का इस्तेमाल, एक विचार का भौतिक रूप, या ये सब भी हमारी विरासत का हिस्सा है। सही कहा। और आज के समय में इन पत्थरों से आगे बढ़कर शिवाजी महाराज की वो जो भावना थी, उनकी रणनीति, उनके मूल्य, वो आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, या क्या सबक देते हैं, ये सोचने वाली बात है।